या तो मेरी पसंद की लड़की से शादी करो, नहीं तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं किसी भी अनजान लड़की जिसे कभी देखा नहीं, उससे शादी करने के लिए कैसे तैयार हो जाऊं? ये तो आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन मैंने फैसला क्या लिया है। वह लड़की मेरे लिए अनजान नहीं है, मेरे दोस्त की बेटी है। बहुत ही संस्कारी लड़की है, तुम्हारा जीवन संवार देगी। लेकिन मैं आपकी ज़बरदस्ती के कारण अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। शादी को लेकर मेरे कुछ और ही सपने हैं। मैं ऐसे ही किसी को अपना जीवन साथी नहीं बनाऊंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। तो फिर जाते जाते मेरा भी आखिरी फैसला सुन ही लो। मेरी जायदाद में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तुम मेरे बेटे नहीं हो आज से। मेरा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने कठोर कैसे बन सकते हैं? मैं इस घर का बेटा हूँ। अगर इस घर में मेरा बेटा मन कर रहना है तो मेरी इच्छाओं को मानना भी पड़ेगा। पिता का फैसला सुनकर राघव पैर पटकते हुए बाहर निकल गया। ये सुनकर माँ ज़रूर पीछे पीछे दौड़ी चली आई थी, बेटे को मनाने और रोकने के लिए। राघव, मेरे बेटे, सुनो तो मेरी बात। इस वक्त गुस्से में कोई फैसला मत लो। अपने पिता को तो तुम जानते ही हो। अगर एक बार मन बना लिया तो सचमुच तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो माँ, आप क्या चाहती हैं कि मैं उनके नाजायज़ फैसले को मान लूँ और अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लूँ? आप उनके सामने तो कुछ बोल नहीं पाई और मुझे समझाने चली आई। मुझे किसी की झूठ-मूठ की हमदर्दी नहीं चाहिए। जाइए, आप अपने पति को सँभालिए। बेटे, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा भला चाहती हूँ। जल्दबाज़ी में ऐसा कोई फ़ैसला मत लो जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक साबित हो। मेरी बात मानो और दिमाग को शांत रखो, कुछ ना कुछ हल निकल ही जाएगा। गीता जी अपने बेटे को बड़ी मुश्किल से समझाकर अंदर ले आई। राघव घर के अंदर तो आ गया था, लेकिन अभी भी पिता की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। देखो राघव, मैं तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन एक बात ज़रूर समझाना चाहूँगी कि अगर तुमने ये शादी नहीं की तो उसके बाद क्या होगा, इसके बारे में भी सोच लेना। मेरी बात मानो, मौके की नज़ाकत को समझते हुए शादी के लिए हाँ कर दो। वैसे भी तुम्हें पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, यही सही वक्त है शादी के बाद उसे छोड़कर अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चले जाना। आज की लड़की है, कब तक तुम्हारा इंतज़ार करेगी? हमें कुछ करना भी नहीं होगा, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। माँ की बातों का मतलब कुछ कुछ राघव को समझ आने लगा था। वाकई अगर इस वक्त उन्होंने जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला ले लिया तो पिता अपना फैसला सही करने में वक्त बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर इस वक्त थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके काम चल सकता है तो फिर बेवजह की बेवकूफ़ी करने का कोई मतलब नहीं बनता। माँ सही कह रही हैं, शादी ही तो करनी है। उसके बाद कौन सा उस लड़के के पल्लू के साथ बंद कर रहना है। मुझे तो अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाना है। अगली ही सुबह निकल जाऊंगा, फिर देखता हूँ पिताजी मुझे ज़बरदस्ती कैसे रोक पाते हैं। माँ बेटे ने आपस में सलाह मशवरा किया और शादी के लिए तैयार हो गए। राघव बेमन से दूल्हा बना, घोड़ी चढ़ा। बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची। शादी हुई और दुल्हन को विदा करके अपने घर वापस लौट आए। अब तो बस रात गुजारनी थी, सुबह तो उन्हें निकल जाना है। पिता भी खुश और वह भी खुश, लेकिन दोनों की खुशियों का कारण अलग-अलग था। पिता ने सोचा अपनी ज़बरदस्ती के कारण बेटे को सही राह पर ले आए, लेकिन बेटा तो और भी कुछ सोच रहा था। उसने तो पिता की ज़बरदस्ती का उन्हें सबक सिखाया था। लेकिन इस सब में उस दुल्हन का क्या दोष, जो अभी-अभी इस घर की बहू बनकर इस घर में आई थी। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि इस घर में उसका वर्तमान और भविष्य कैसा गुजरने वाला है। जिसकी दुल्हन बनकर आई है वह इंसान कैसा है। अगली सुबह परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे, लेकिन दूल्हा चला गया था। राघव के पिता राघव की इस हरकत से काफ़ी नाराज़ थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। फ़ोन पर बात भी की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राघव एक ही बात पर अड़ा रहा कि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और इस वक्त वह वापस नहीं लौट सकता। अपनी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद ही वह घर वापस लौट सकता है। दोस्त की बेटी को अपनी बहू बनाकर घर में ले तो आए थे, लेकिन उसे समझा नहीं पा रहे थे कि उसे इस घर में कैसी खुशियां मिलने वाली हैं, क्योंकि अपने जिस बेटे के साथ उसकी शादी करवाई थी वह तो अपनी दुल्हन को पहली ही रात छोड़कर विदेश चला गया था। अनामिका ने भी इसे अपनी किस्मत मान लिया और ससुराल में परिवार के साथ वक्त गुजारने लगी। वक्त हर घाव का मरहम होता है, यही बात अनामिका ने भी समझ ली थी। लेकिन जब हमारा वक्त खराब चलता है तो कुछ भी सही नहीं होता। अनामिका के साथ भी क्या होने वाला था उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था।
वह तो बस सबकी खुशियों के बारे में सोच रही थी। जो हो चुका था उसे भूलना चाहती थी। सबके साथ खुश रहना चाहती थी, लेकिन उसकी खुशियों के बारे में सोचने वाला कोई नहीं था। 4 साल बाद राघव ने अपने ही घर के दरवाजे की घंटी बजाई। पिताजी ने दरवाज़ा खोला। राघव अंदर आ गया। अभी-अभी जो लड़की उनके लिए चाय नाश्ता रख कर गई थी, उसे देखकर वह हैरान रह गया। उस लड़की के साथ एक बच्चा भी था, जो उसके साथ-साथ चल रहा था। वह लड़की जब तक आँखों से ओझल नहीं हुई, राघव की नज़र उस पर ही टिकी रही। पिता की नज़र राघव की नज़रों को भाँप गई थी। क्या देख रहे हो राघव? वह अनामिका है, तुम्हारी पत्नी, और उसके साथ वह बच्चा भी तुम्हारा ही बेटा है। अनामिका तक तो ठीक था, लेकिन ये बच्चा, ये कब और कैसे हुआ? वह तो पहली ही सुबह अनामिका को छोड़कर चला गया था। इतना मत सोचो, मैं बता रहा हूँ। उस रात जब तुम कमरे में गए थे तो तुम नशे में पूरी तरह से धुत थे। दोस्तों के साथ मिलकर तुमने अपना गम भुलाया था। रात अनामिका के साथ गुजारी और सुबह निकल गए। तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन उसे सब कुछ याद है, क्योंकि तुम्हारी की गई गलती का परिणाम उसे ही भुगतना पड़ा इन 4 सालों में। तुम तो चले गए, लेकिन समाज के तानों और कटाक्षों ने उस बेचारी का जीना दुर्भर कर दिया। तुमने तो बड़ी आसानी से उससे अपना पीछा छुड़ा लिया, लेकिन तुम्हारी अमानत को संभालने के चक्कर में खुद की इज्जत, मान सम्मान सब कुछ गंवा बैठी। तुम तो चले गए, वह कब तक तुम्हारा इंतज़ार करती? उसके पिता आए और उसे ले गए। तुम्हारी हरकतों के बाद मैं भी शर्मिंदा था, अपने दोस्त से नज़र नहीं मिला पाया और ना ही अनामिका को इस घर में रोक पाया। किसके भरोसे रोकता? तुमने तो हमसे मुँह ही मोड़ लिया था। उस वक़्त हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। अनामिका पिता के साथ चली गई। अनामिका ने अपने मायके में क्या कुछ नहीं सहा। जैसे ही बच्चे के आने की खबर मिली, लोग उसे ताना मारने लगे। पति तो पहली ही रात को छोड़कर चला गया था, फिर ये चरित्रहीन लड़की ने किसके साथ कुकर्म किया, जिसका पाप अपनी कोख में लेकर मायके आई है। बेचारी सब कुछ सहती रही, रोती रही और खुद की किस्मत को कोसती रही। बेटी की ऐसी हालत और अपने मान सम्मान पर दाग लगता देख मेरे दोस्त की भी हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई। जब उसे लगा कि वह अब इस दुनिया में ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, तो उसने मुझसे मदद मांगी और उसके आखिरी वक्त में मैं तुम्हारे कर्मों की वजह से उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। और उस दिन मुझे पता चला। मेरे दोस्त, मैं तुझे आज भी नहीं बुलाता, लेकिन मैं तेरी अमानत तुझे सौंपना चाहता था। अब मेरी सांसें ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं हैं, कभी भी थम सकती हैं। और मेरी बेटी को तू जानता ही है, उसे अपना अधिकार और हक मांगना आज तक नहीं आया। अगर मैंने आज उसके लिए कुछ नहीं किया तो वह आगे भी ऐसे ही घुटती रह जाएगी। यार, इस सब में मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, वह तो उन कर्मों की सज़ा भुगत रही है जो उसने किया ही नहीं। अपने दोस्त की आखिरी समय में उसकी उठती-गिरती साँसों को देखकर मैं घबरा गया था। उसकी बातें मेरे मन को लहूलुहान कर रही थी। अनजाने में ही मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया था। आज अपने दोस्त की ऐसी स्थिति का मैं ही ज़िम्मेदार था। वह मेरे सामने मर रहा था, अपनी आखिरी उम्मीद को अपनी बंद होती आँखों में जगाए, और मैं उसे सांत्वना भी नहीं दे पा रहा था कि उसे अब और कौन-सी नई उम्मीद दूँ। मेरे इन हाथों में ही मेरे दोस्त ने आखिरी साँस ली। उसके अंतिम क्रिया में हम वहीं गाँव पर अनामिका के साथ रुके थे। अनामिका की हालत और दोस्त की परिस्थितियों के बारे में जानकर दीपांशु भी हमारे साथ अनामिका के गांव गया था, और उसने उस वक्त मुझे पूरी तरह से संभाल लिया था, वरना मैं तो खुद को ही कसूरवार मानकर कब का अपने होशोहवास खो बैठा था। उसने ही अनामिका के पिता के अंतिम क्रिया की सारी बागडोर अपने हाथ में ली थी। दीपांशु ने किसी से कोई बात नहीं की, चुपचाप सारे क्रियाकलाप करता रहा। 13वीं के बाद जब हमारे चलने की बारी आई तो मैंने अपने साथ अनामिका को भी चलने के लिए कहा, लेकिन अनामिका अपने पिता की यादों के सहारे कुछ और दिन वहां गुजारना चाहती थी, और इस वक्त मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। इस बीच दीपांशु सब कुछ चुपचाप देखता रहा और समझने की कोशिश करता रहा। लेकिन डैड, भाई कब आए? तुम्हारे जाने के कुछ समय बाद ही वापस लौट आया था। अब आप लोग पूरी रात बात ही करते रहेंगे या सोएंगे भी? बेटा इतनी दूर से सफ़र करके आया है, थोड़ा तो आराम करने दीजिए। राघव सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन माँ के हस्तक्षेप के कारण पिता उठने लगे। रात काफ़ी हो चुकी थी, चाहकर भी मैं उन्हें रोक नहीं पाया। लेकिन पिता के थकते कदमों को देखकर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था।
बार बार अनामिका का उदास चेहरा और उस मासूम बच्चे की मुस्कुराहट आंखों के सामने आ रही थी। मैंने कितनी बड़ी गलती की थी जिसे साथी बनाकर अपने घर लाया था। उसकी एक झलक देखना भी गवारा नहीं किया। अनामिका कितनी खूबसूरत थी। उसकी जुबान नहीं आंखें बोलती थी। आज जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मेरी नजरें ही नहीं हट पाई उसके चेहरे से। जो कुछ भी मैंने उसके साथ किया उसमें उसका क्या कसूर था। उसके साथ जो किया वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा गुनाह था। दिल में एक कसक सी उठी और मेरे कदम अपने आप बढ़ गए। एक बार अनामिका से मिलकर माफ़ी मांगना चाहता था। मेरे किए कि वह जो भी सज़ा मुझे देगी मैं सर झुकाकर मान लूँगा। अपने बच्चे को सीने से लगाने की इच्छा हो रही थी। जैसे ही अनामिका के कमरे की तरफ कदम बढ़ाया दीपांशु भाई और अनामिका की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी। शायद अनामिका रो रही थी और भाई उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। मेरा बच्चा भाई की गोद में सुकून से सो रहा था। ये सब क्या था मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं उल्टे पाँव अपने कमरे में वापस लौट आया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। भाई अनामिका के कमरे में क्या कर रहे थे? अनामिका भाई के सीने से लगकर रो क्यों रही थी? मेरा बच्चा भाई की गोद में क्यों सो रहा था? इन सारे सवालों का जवाब मुझे सुबह मिलने वाला था और मुझे कल की सुबह का बेसब्री से इंतज़ार था। पूरी रात यही सोचते हुए बीत गई कि भाई और अनामिका का क्या रिश्ता हो सकता है। अनामिका पत्नी तो राघव की है, भले ही एक रात की दुल्हन बनी और उनका रिश्ता एक ही रात का रहा, लेकिन भाई के साथ उसका क्या रिश्ता है? ये बात उसके उलझे हुए दिमाग को और ज़्यादा परेशान कर रही थी। इस वक्त दिमाग में अच्छे बुरे सारे ख्यालात आ रहे थे। इच्छा तो हो रही थी कि अभी उनके कमरे में जाए और अनामिका और भाई दोनों को अपने आशंकित सवालों के कटघरे में खड़ा करके अपने सारे सवाल उनके सामने रख दे। लेकिन अनामिका के साथ अब तक जो किया था वह सारे कर्म याद आ गए और पैर अपने आप आगे बढ़ने से रुक गए। क्या मेरे ना रहने पर भाई और अनामिका के नाजायज़ संबंध बने हैं? मॉम डैड को क्या इस बात की जानकारी है या फिर उन्हें भी मेरी तरह धोखा दिया जा रहा है? दिमाग जब उलझा हुआ हो तो अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आता और राघव तो इस समय पूरी तरह से कंफ्यूज था। बीवी और भाई को जिस स्थिति में देखकर आया था उसके बाद दिमाग में अच्छे ख्यालात तो आने से रहे। अब तो बस सुबह होने का इंतज़ार था ताकि मॉम डैड के सामने दोनों के नाजायज़ रिश्ते का पर्दाफाश किया जाए। रात आंखों में गुजरी, सुबह हुई, सभी नाश्ते के टेबल पर इकट्ठा थे। अनामिका रोज की तरह आज भी सबके चाय नाश्ते का प्रबंध कर रही थी। मॉम डैड और भाई के पैर छुए और लग गई अपने काम में। इस वक्त उसका यह दिखावापन मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात जिनकी बाहों में गुलछर्रे उड़ा रही थी सुबह वही इंसान देवता तुल्य पूजा जा रहा था। सभी अपना अपना नाश्ता शांति से कर रहे थे। एक मैं ही था जो प्लेट में सिर्फ कांटा छुरी घुमा रहा था। मॉम ने मेरी बातों को नोटिस किया। राघव क्या बात है बेटे, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ और खाने की इच्छा हो तो बता दो, अनामिका बना देगी तुम्हारी पसंद का नाश्ता। एक बार फिर से अनामिका का नाम सुनकर मेरा दिमाग खराब होने लगा था। आप लोगों ने क्या अनामिका अनामिका लगा रखा है? अनामिका का अब इस घर से क्या रिश्ता है? वो यहाँ क्या कर रही है? आखिरकार मेरे मन की कड़वाहट जुबान पर आ ही गई। किचन में कुछ जोर से गिरने की आवाज़ आई। मैं समझ गया अनामिका ने मेरी सारी बातें सुन ली हैं। मैं यही चाहता था कि सभी लोग मेरी बातें सुनें, खास तौर पर अनामिका और भाई, क्योंकि इस वक्त दोनों ही मेरी नज़रों में बुरी तरह से चुभ रहे थे। मेरी बात सुनकर डेढ़ के भी हाथ रुक गए, जो अब तक आराम से नाश्ता कर रहे थे, और भाई वह तो पहले ही अपना नाश्ता अपने सामने से हटा चुके थे और अब किचन की तरफ खड़ी अनामिका और उस बच्चे की तरफ देख रहे थे। वह उठकर उनके पास जाने वाले थे लेकिन डैड ने उन्हें रोक दिया। दीपांशु, तुम्हें यहाँ से उठकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है कि राघव के सारे सवालों का जवाब दिया जाए। बोलो राघव, और क्या क्या पूछना चाहते हो? जो भी सवाल तुम्हारे दिमाग में है बेझिझक सब कुछ पूछ सकते हो। आखिर इतना अधिकार तो तुम्हें है ही। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन डैड ने जिस तरह से मुझे कन्वेंस किया मैं अपने दिमाग में चल रहे सवालों को ज़ुबान पर ले आया। डैड, कल रात मैंने देखा भाई अनामिका के कमरे में थे। अनामिका भाई के सीने से लगी रो रही थी और भाई उसे समझा रहे थे। इस घर में ये सब हो क्या रहा है? क्या इसकी जानकारी आपको है या आप लोगों की आंखों में भी धूल झोंकी जा रही है? राघव, तुम्हारे सवाल पूरे हो गए हों तो अब उनके जवाब पूरे धैर्य के साथ सुनना।
कल रात मैंने तुम्हें बताया कि किस तरह से हम अनामिका के पिता की 13वीं तक वहाँ उसके साथ गांव में रुके थे। और उसके बाद अनामिका ने हमसे थोड़ा वक्त मांगा अपने पिता के साथ अपनी यादों को सहेजने के लिए। मैं भी अब दोबारा अनामिका के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। आखिर वह भी मेरी बच्ची थी, उसे भी जीने का अधिकार था। उसकी यह बात मैंने मान ली और वापस चला आया। हमारे साथ दीपांशु भी वापस लौट आया था। लेकिन इस बीच दीपांशु ने जो अनामिका की हालत देखी थी, वह उसके बारे में सोचकर काफ़ी बेचैन रहने लगा था। मैंने अनामिका को जो वक्त दिया था, मैं निश्चिंत था, लेकिन यहाँ भी मैं गलत साबित हुआ। दीपांशु वहाँ से निकलते वक्त अनामिका के खास पड़ोसी, जो अनामिका के लिए सहानुभूति रखते थे, उन्हें अपना नंबर दे दिया था, ताकि अगर अनामिका के साथ कुछ भी गलत होता है तो वह हमें इन्फॉर्म कर सके। एक रात दीपांशु बौखलाया हुआ सा हमारे कमरे में आया। मॉम, डैड, प्लीज़ उठिए। क्या हुआ बेटा, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? डैड, हमें अभी अनामिका के गांव चलना होगा। अब ये क्या बात हुई बेटा? तुम पागल हो गए हो क्या? दीपांशु, रात के इस वक्त कोई इस तरह की बातें करता है क्या? जाओ चुपचाप अपने कमरे में सो जाओ और हमें भी सोने दो। इस बारे में कल सुबह बात करेंगे। नहीं मॉम, कल सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी। वैसे भी अगर हम इस वक्त निकलें तो सुबह तक अनामिका के गांव पहुंच जाएंगे। दीपांशु बहुत ही शांत लड़का था, ये मैं अच्छी तरह से जानता था। लेकिन उस रात की उसकी बौखलाहट देखकर मैं भी घबरा गया। मुझे समझ आ गया कि ज़रूर अनामिका के साथ कुछ बुरा हो रहा है। तुम्हारी मॉम हमारे साथ नहीं आना चाहती थी, इसलिए हम बाप बेटे अकेले ही निकल गए। वहां पहुंचकर जो हमने देखा, वाकई वह इंसानियत के नाम पर बहुत ही शर्मनाक घटना थी। अनामिका को गांव के पेड़ से बांधा गया था और लोग उस पर पत्थर मार रहे थे। जब तक पिता थे उस पर एक घनी छाया थी, लेकिन अब पिता के जाने के बाद गांव वाले अपनी मनमानी करने पर उतर आए थे। बच्चे को वहीं पड़ोसी पकड़े हुए थे जिन्हें अनामिका से सहानुभूति थी और जिन्होंने हमें फ़ोन करके सूचित किया था। माँ की हालत, भीड़ भाड़ और चीख पुकार सुनकर बच्चा सहमा हुआ रो रहा था और अनामिका बुद्ध बनी खुद की दशा पर अफसोस कर रही थी। बेचारी की जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। हमारे वहां पहुंचने से भीड़ थोड़ी तितर बितर जरूर हुई थी, लेकिन उनके अत्याचार अभी भी जारी थे। दीपांशु ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाया और भीड़ को चीरते हुए अनामिका के सामने जा खड़ा हुआ। अनामिका के सामने दीपांशु को खड़ा देखकर लोगों के हाथ रुक गए। अनामिका ने भी आंखें खोलकर अपने उस मसीहा को देखा था, जिसने इस अमानवीय दुर्व्यवहार से उसे बचाकर उसका रक्षक बना खड़ा था। अब अगर किसी ने पत्थर चलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस किसी ने भी पत्थर चलाया मैं उसका सर तोड़ दूंगा। यहाँ किसी भी वक्त पुलिस आती होगी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की बहू के ऊपर यह अत्याचार करने की? भीड़ चुप कहाँ रहने वाली थी। कहीं से आवाज आई, बहू, तुम्हारे घर की बहू? अब तक कहाँ थे जब तुम्हारे घर की बहू गुलछर्रे उड़ा रही थी, अपनी इज्जत लुटा रही थी? इस कुलक्षणी के लक्षण देखकर पिता जीते जी मर गया। बेचारा, भगवान करे सात घर दुश्मन को भी ऐसी बेटियां ना मिले। और इस पाप के पिल्ले के बारे में क्या ख्यालात है तुम्हारे, जिसे यह अपनी गोद से चिपकाए घूम रही है? हमने तो सुना था कि इसका पति पहली ही रात को छोड़कर इसे चला गया था। फिर ये बच्चा कहाँ से आया? और तुम कौन हो जो इस पर अपनी जान लुटाने को तैयार बैठे हो? लोगों की जली कटी बातें अब हद से बाहर जा रही थी। उनके कई सवालों के जवाब हमारे पास नहीं थे, लेकिन दीपांशु फिर भी वहां से हटा नहीं। और इस बार भीड़ में से एक दो पत्थर जाकर दीपांशु को भी लग गए। भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। और उस वक्त मैंने एक कड़ा फैसला लिया। जो पाप मुझसे हो चुका था, अब उसे सुधारने का वक्त आ गया था। वहीं पास में मंदिर से सिंदूर की डिबिया उठाई और दीपांशु के सामने जा खड़ा हुआ। मेरे हाथ में सिंदूर की डिबिया देखकर दीपांशु भी चौंक गया, लेकिन वक्त की नज़ाकत और मेरे इशारे को समझकर उसने डिबिया में से एक चिटकी सिंदूर उठाया और अनामिका की मांग भर दी। मैंने जो गलती की थी ये उसका प्रायश्चित था। मैं अनामिका का अतीत तो नहीं सुधार पाया, लेकिन भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित करना चाहता था। और ये सब देखने के बाद अब गांव वालों के हाथ और जुबान दोनों ही रुक गए थे। अनामिका आश्चर्य से हम दोनों को देख रही थी और दीपांशु, उसे तो ये अधिकार मिलते ही वह उस बच्चे को अपनी गोद में उठा चुका था और अनामिका को भी अपनी मजबूत बाहों में जगह देती थी। एक ही पल में अब वहाँ सब कुछ बदल चुका था। थोड़ी ही देर में भीड़ को चीरती हुई वहाँ पुलिस भी आ पहुंची। जिन जिन लोगों के हाथों में पत्थर थे उन सबको गिरफ्तार किया जा रहा था।
पुलिस वाले हमारी तारीफ कर रहे थे, लेकिन हम ही जानते थे कि इन सब का जिम्मेदार कौन है। खैर, जो हो चुका था उसे बदल नहीं सकते थे, लेकिन अब सब कुछ अच्छा होगा ये उम्मीद लेकर हम अनामिका को विदा करके एक बार फिर से अपने घर ले आए। इस बार तुम्हारी माँ भड़क गई थी। वह तो अनामिका को अंदर आने ही नहीं देना चाहती थी, लेकिन जब दीपांशु ने धमकी दी कि अगर अनामिका अंदर नहीं आएगी तो आप अपने इस बेटे को भी खो देंगी, बेटे की धमकी का असर हुआ और गीता जी ने अनामिका को अंदर आने का रास्ता दे दिया। गीता जी भी एक माँ थी। आखिर कब तक नाराज रहती। बेटे और पोते की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढ ली और अनामिका ने अपने मधुर स्वभाव से एक बार फिर से पूरे परिवार का दिल जीत लिया। दीपांशु ने शादी तो कर ली थी, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचकर उसने अपने रिश्ते को कभी आगे नहीं बढ़ाया। तुम्हारी बीवी बच्चे की जिम्मेदारी को वह पूरी ईमानदारी के साथ निभाते आ रहा है, लेकिन कभी भी अपने अधिकारों और हक की मांग नहीं की। और अनामिका, वह तो मासूम गाय की तरह है जो बस लोगों को देना जानती है, खुद के लिए कभी आवाज़ नहीं उठा सकती। तुम कहने को तो उसके पति हो, लेकिन उसे जब तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त तुम उसके साथ नहीं खड़े थे। जब से तुम्हारे साथ उसका रिश्ता जुड़ा उसके नसीब में सिर्फ रुसवाई ही आई। वह इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, लेकिन तुमने उसकी खुशियों को ग्रहण लगा दिया। तुम्हारे साथ उसका रिश्ता उसके लिए एक बदनुमा दाग बन गया था, जिसका जख्म मेरे दोस्त के सीने में भी चुभा था। और इस गम में बेचारा वक्त से पहले ही इस दुनिया से चला गया। अपनी इस गलती के लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाया। वह बच्चा कहने को तो तुम्हारा खून है, लेकिन तुम्हें देखकर सहम जाता है। दीपांशु की गोद में सुकून पाता है। खून से बड़ा इंसानियत का रिश्ता होता है, जो सीधे हमारी रूह में समा जाता है। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अनामिका आज भी वहीं खड़ी है जहाँ तुम उसे छोड़कर गए थे। मुझे लगता है अब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। मेरी मानो तो अब अनामिका को आज़ाद कर दो अपने झूठे रिश्ते से, ताकि वह जीवन में आगे बढ़ पाए। तलाक के कागज़ मैंने बनवा लिए हैं, बस तुम्हारे साइन की ज़रूरत है। अगर अपने पुराने पाप धोना चाहते हो तो ये एक नेक काम कर दो और उस मासूम बच्ची को उसकी खुशियाँ वापस लौटा दो। एक ही पल में मेरे हाथों से सब कुछ फिसल चुका था। अनामिका को देखकर मन में जो जज्बात जागे थे वह सारे ही धुएं की तरह उड़ते हुए नजर आ रहे थे। मैंने सोचा था कि डायना ने मेरे साथ जो कुछ भी किया या जो कुछ भी बुरा अतीत मेरा गुजर चुका है उसे भूलकर मैं अनामिका और अपने बच्चे के साथ एक नया सफ़र शुरू करूँगा। लेकिन यहाँ भी किस्मत ने धोखा दे दिया। जो कुछ किया था उसकी सज़ा तो भुगतनी ही थी। डेढ़ ने जब मेरी आंखों के सामने डाइवोर्स के कागजात रखे तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। हाथ उठ ही नहीं रहे थे, मन एक बार फिर से स्वार्थी होने लगा था। डैड प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैंने जीवन में बहुत सी गलतियाँ की हैं, लेकिन इस बार थोड़ा वक्त चाहिए मुझे सही फैसला लेने के लिए। भाई और डैड दोनों की ही आंखों में सवाल थे। भाई जो अब तक डैड के कहने पर खुद को रोके वहाँ बैठे हुए थे, अब रुक नहीं पाए। एक नज़र अनामिका को देखकर अपने कमरे की तरफ चले गए। अनामिका जो अभी भी किचन के दरवाजे के सामने बुत बनी हमारी बातें सुन रही थी, अब भाई की तरफ उसकी निगाहें उठी थी। डैड ने वहां से उठते हुए मुझसे सिर्फ इतना कहा, राघव अगर तुम चाहो तो इस बार अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। तलाक के कागज़ पर साइन करते हुए मेरे हाथ क्यों रुक गए थे, मैंने डैड से वक्त क्यों मांगा, ये सारी बातें मेरे दिमाग में उथल पुथल मचाए हुए थी। और यही सब सोचते सोचते कब मैं अपने अतीत में पहुंच गया। आज से 4 साल पहले उस रात की घटना आंखों के सामने तैरने लगी, जब मैं अनामिका से शादी करके उसे अपने घर विदा करके ले आया था और उसी रात विदेश निकल गया। डैड को सबक सिखाना था और माँ की हौसला अफजाई से मेरा हौसला बढ़ गया था। विदेशी धरती पर कदम रखते ही मैं पिछला सब कुछ भूल गया। वहाँ की आज़ाद ख्याल वाली लड़कियाँ हमेशा आगे पीछे घूमती रहती। अपनी सोच और स्वभाव के अंतर्गत मुझे यही सब तो चाहिए था। जिंदगी के मज़े ले रहा था और फिर उन्हीं विदेशी तितलियों के बीच डायना मेरी ज़िंदगी में आई, जो बहुत ही खिलो विचारों वाली लड़की थी, लेकिन वह मुझे बाकी लड़कियों से खास लगी। हमारा रिश्ता आगे बढ़ने लगा। अब दोनों हर वक्त एक ही घर में साथ रहने लगे। न मेरी तरफ से उसके लिए कोई बंधन था और न ही उसकी तरफ से मेरे लिए कोई पाबंदी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मुझ पर अपने संस्कार हावी होने लगे और मैं डायना को शादी के लिए प्रपोज कर बैठा। अच्छा खासा कमा रहा था, डायना पर पैसे लुटा रहा था, रहने के लिए घर था, वैसे भी वह मेरे साथ रह रही थी।
इसलिए उसे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मैं बदलने लगा था। अब मैं डायना को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगा था और मेरा यही बिहेवियर डायना को मुझसे दूर ले जा रहा था। अब मैं किसी और के साथ उसे देख नहीं पा रहा था। खून खोल उठता जब डायना किसी और की बाहों में बाहें डालकर घूमती। आज़ाद ज़िंदगी जीने वाली डायना को मेरी बातें चुभने लगी थी। अब हर वक्त हमारे प्यार के बीच तकरार पनपने लगा था। जो मीठी मिश्री की डली लग रही थी, अब कड़वी नीम की फली लगने लगी। वक्त गुजर रहा था और हमारे मनमुटाव बढ़ रहे थे। वक्त गुजर रहा था और हमारे मनमुटाव बढ़ रहे थे। हमारे यहाँ की तरह वहाँ कोई तीसरा था भी नहीं जो हमारे बढ़ते मनमुटाव को सुलझाकर हमारे बीच समझौता करवाता, और फिर जल्द ही हमारा रिश्ता टूट गया। हमारे रास्ते अलग हो गए। डायना से सच्चा प्यार किया था, शायद इसीलिए उसके जाने के बाद मैं शराब की लत में डूब गया। और उसके बाद कई लड़कियां मेरी लाइफ में आई और गई, लेकिन हर बार अब मैंने दिल लगाने की गलती नहीं की। वक्त के साथ आगे बढ़ता रहा और फिर वक्त ऐसा भी आया जब इन सब बातों से उबन सी होने लगी। अब तो अपना घर परिवार और संस्कार याद आने लगा और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया वापस लौट आया। लेकिन शायद यहाँ भी मेरे बुरे कर्मों की फहरिस्त की सज़ा अभी ख़त्म नहीं हुई है। जिसे छोड़कर गया था उसे देखकर दिल मचल उठा था, जज्बात उभरने लगे। अपने ही बेटे को देखकर प्यार जाग उठा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और जो कुछ किया था उसकी कोई माफ़ी नहीं थी। डैड ने जब तलाक के कागजात पर सिग्नेचर करने के लिए कहा तो एक बार मन में फिर से पाप जाग उठा। अपने हिस्से की खुशियों पर भाई का अधिकार नहीं होने दूंगा। बहुत कुछ खो चुका हूँ जीवन में, अब और नहीं। और फिर क्या पता अनामिका इस बार भी परिस्थिति से समझौता कर रही हो। ज़रूरी तो नहीं कि भाई को लेकर उसके मन में इस बार फीलिंग हो। जिन हालातों में वह थी, जिस तरह से भाई ने उसका साथ दिया, उनके साथ एक समझौते और सहानुभूति का रिश्ता बन गया होगा। भाई तो शादी के लिए कभी तैयार ही नहीं थे, फिर अचानक से उनके मन में शादी का ख्याल कैसे आ सकता है। बस सहानुभूति के तहत उन्होंने इस जिम्मेदारी को अपने सर पर उठा लिया। मुझे वक्त चाहिए। मैं बिना सोचे समझे इस बार जल्दबाजी में अपनी किसी बेवकूफ़ी के कारण अपने हक के फैसले को किसी और के हक में नहीं डाल सकता। दूसरी तरफ अपने कमरे में दीपांशु बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। अनामिका अपने कमरे में बच्चों को सुलाकर आंखों में बेबसी लिए कुछ सोच रही थी। उसकी ज़िंदगी इतनी उलझी हुई क्यों है? जिससे शादी करके इस घर में आई, उसने हमारे रिश्ते को महत्व नहीं दिया और रिश्ता तोड़कर चला गया। जिसने नरक से बाहर निकाला और अपमानित जीवन को एक सम्मानित स्थान दिया। जिसके एहसानों का रोम रोम कर्जदार है, वह इंसान भी मेरे कारण बेबसी में ज़िंदगी गुजार रहा है। तीन लोग अपने अलग अलग कमरों में अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे थे, अपनी किस्मत की लकीरों पर अफसोस कर रहे थे। तीन जिंदगियां एक दूसरे से आपस में ऐसे उलझी हुई थी जिसका कोई सिरा सुलझने को तैयार नहीं था। अगली सुबह एक बार फिर से सब अपनी अपनी दिनचर्या में लग चुके थे। अनामिका ने अपने बेटे का नाम कार्तिक रखा था। वह मासूम एक बार फिर से दीपांशु की गोद में आ बैठा था। मैं वहीं पास बैठा हुआ था, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। मैंने अपना अधिकार जताते हुए बच्चे को अपनी तरफ खींचना चाहा, लेकिन वह रोने लगा और उसका रोना देखकर मेरी भी हिम्मत आगे नहीं बढ़ी। मैंने उसे भाई की गोद में ही छोड़ दिया। नाश्ता परोसते वक्त अनामिका सब कुछ चुपचाप देख रही थी। डेढ़ सुबह जल्दी ही चले गए थे, शायद वे इस सिचुएशन से बचना चाह रहे थे। उनकी भी अब उम्र हो चली थी, वह भी थक चुके थे। अनामिका ने नाश्ते की टेबल पर हम दोनों का नाश्ता निकाला और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी रोज़ की यही आदत थी, वह किसी से कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप अपना काम करती और वहाँ से हट जाती। नाश्ते के बाद माँ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। राघव, तुझे आज भी हज़ारों लड़कियाँ मिल जाएंगी तो क्यों अपनी और दीपांशु की ज़िंदगी को उलझा रहा है? छोड़ दे उस लड़की को। दीपांशु पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी लड़की को ले आया बेटा, उसे उसकी खुशियाँ सौंप दे। माँ और मेरी खुशियाँ उनका क्या? सबकी खुशियों के लिए मैं अपनी खुशियों को क्यों कुर्बान करूँ? हज़ारों लड़कियाँ मिल जाएंगी लेकिन अनामिका नहीं मिलेगी, और इस बार मैं कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहता। माँ ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार माँ भी थक हार कर चुप हो गई। ज़िद्दी तो मैं बचपन से था, चाहे कोई खिलौना हो या अवसर, मैं हर चीज़ छीन लेने में माहिर था। भाई हमेशा से ही शांत प्रवृत्ति के इंसान थे। मेरे आगे उन्होंने कभी कोई ज़िद नहीं की, लेकिन इस बार वजह कुछ और थी। हम दोनों की खुशियों की, इसमें जीत किसकी होने वाली थी और हार किसके नसीब में लिखी थी।
ये तो हमारा भगवान ही जानता था। हम दोनों के शीत युद्ध में बेचारी अनामिका अकेले पिस रही थी। माँ एकदम शांत थी, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था। डैड बेचैन थे, लेकिन मैं भी अपने हिस्से में आने वाली खुशियों को छोड़ना नहीं चाहता था। भले ही लोग इसे मेरी ज़िद समझें, लेकिन मेरे लिए यह मेरे जीवन का आखिरी मौका था, जिसे मैं किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। एक बार पूरी कोशिश करके देखना चाहता था। मेरी ज़िद के कारण अब भाई और अनामिका काफ़ी दूर-दूर रहने लगे थे। अनामिका का उदास चेहरा देखकर अच्छा नहीं लगता था। कार्तिक हर वक्त भाई के आसपास ही होता था और भाई भी उसे पिता की तरह प्यार करते थे। लेकिन अनामिका ने अब खुद को अपने कमरे में काफ़ी हद तक कैद कर लिया था। अगर गलती से कभी मेरा आमना सामना होता तो बचकर निकल जाती। मुझे भी समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूँ। मैंने तो शुरू होने से पहले ही सब कुछ बिगाड़ दिया था। अब तो बस उस बिगड़े हुए वक्त को संभालने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है ये समझ नहीं आ रहा था। डैड भी अब ज़्यादातर कमरे में ही रहने लगे थे। मॉम ने मुझे एक बार समझाने की कोशिश की, उसके बाद कुछ नहीं बोली। शायद ऐसा करने के लिए उन्हें डैड ने कहा होगा। मिला जुलाकर यह शांति किसी बड़े तूफान के आने से पहले वाली शांति लग रही थी। भाई जो ऑफिस से जल्दी घर आ जाया करते थे, अब रात को देर से आने लगे थे। डैड ने उनकी इस आदत के लिए उन्हें एक दो बार टोका भी, लेकिन शायद वह अपनी इस आदत को बदलना ही नहीं चाहते थे। जो इंसान कार्तिक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता रहा था, अब उसे कट कर रहने लगा था। शायद यह सब वह मेरे लिए कर रहे थे। उन्हें भी मेरी बातों से शायद यह एहसास हो गया था कि उन्होंने गलत किया था। आखिर अनामिका मेरी पत्नी थी और कार्तिक मेरा बेटा। इस वक्त डैड के इशारों पर अनामिका की जान और इज्जत बचाने के लिए चाहे उन्होंने जो कुछ भी किया, लेकिन अभी हमारा तलाक नहीं हुआ था, तो फिर वह अनामिका को अपनी पत्नी कैसे कह सकते थे। भाई का इस तरह से अनामिका और कार्तिक से दूर होना मुझे अच्छा लग रहा था। मैं खुश था कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अनामिका को कन्विंस कर लूँगा, अपनी गलती की माफ़ी माँग लूँगा, लेकिन मैंने अपनी गलती को बहुत कम आँका था, जिसकी सज़ा पिछले 4 सालों में अनामिका ने अपनी ज़िंदगी को नर्क बनाकर झेली थी। अनामिका के दिल में क्या चल रहा है, इस बात का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन सब कुछ मेरे मन मुताबिक हो रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आज मैं बहुत खुश था। बड़ी सुकून की नींद आई जब से इंडिया वापस लौटा था। आज पहली रात थी जब मैं चैन से सोया था। सभी अपने-अपने कमरे में सो रहे थे। अनामिका ने कार्तिक को भी सुला दिया था, लेकिन खुद जाग रही थी। काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन दीपांशु घर वापस नहीं लौटा था। अनामिका को दीपांशु की चिंता हो रही थी। जब भी किसी गाड़ी का हॉर्न बजता, अनामिका को लगता दीपांशु आ गया है। रात के 2:30 बजने वाले थे, लेकिन दीपांशु का कोई अता-पता नहीं था। अब तो अनामिका का मन दीपांशु के बारे में सोचकर बेचैन होने लगा था। घबराहट बढ़ने लगी थी। वह घरवालों को इस बारे में बताने जा ही रही थी कि बाहर अहाते में दीपांशु की गाड़ी आकर रुकी। अनामिका दरवाज़ा खोलकर दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। पूछना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उसकी ना बोलने वाली आदत ने उसे आज भी खामोशी रखा। गाड़ी का दरवाज़ा जैसे ही लॉक करके दीपांशु आगे बढ़ा। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। आज उसने काफ़ी शराब पी रखी थी। उसके बढ़ते कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। दीपांशु अचानक सामने पड़े एक पत्थर से टकराकर गिरने वाला था। अब अनामिका खुद को रोक नहीं पाई और आगे बढ़कर दीपांशु को संभाल लिया। दीपांशु उसे धक्का देता रहा, उसे हटाता रहा, लेकिन अनामिका ने उसकी हालत देखकर उसे नहीं छोड़ा। क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ा रही हो? जाओ यहाँ से। अब तो तुम्हारा पति लौट आया है, फिर मेरे पास किस लिए आई हो? मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। मुझे छोड़ दो अकेला, अकेला छोड़ दो। चलिए बस आपके कमरे तक आपको पहुँचा देती हूँ, उसके बाद चली जाऊँगी। अनामिका दीपांशु के मन की हालत अच्छी तरह से समझ रही थी। पिछले कुछ सालों में दीपांशु से जो प्यार और अपनापन उसे मिला था, वह उसे कभी नहीं भूल सकती। लेकिन राघव के आ जाने के बाद दीपांशु ने खुद को रोक लिया था और यह बात अनामिका भी अच्छी तरह से जानती थी। अनामिका को दीपांशु को कमरे तक पहुंचाने में काफ़ी मुश्किलें हो रही थी। आज दीपांशु नशे की हालत में घर आया था। किसी को मदद के लिए बुलाना भी गलत ही होता। जैसे तैसे वह उसे संभालते हुए कमरे तक ले आई। वह दीपांशु को बिस्तर पर बैठाना चाहती थी, लेकिन उसे संभालते संभालते खुद ही उसे लेकर बिस्तर पर गिर पड़ी। दीपांशु नशे की हालत में था और अनामिका इस वक्त उसकी बाहों में। तुम क्यों आई मेरी ज़िंदगी में? मैं पहले ही ठीक था। अब तुमसे दूर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मैं तुमसे और कार्तिक से प्यार करने लगा हूँ। अगर ऐसे ही बीच मझधार में छोड़ना था
तो फिर साथ आई क्यों? अनामिका दीपांशु की आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार था, कोई दिखावा नहीं था, कोई छलावा नहीं था। नशे की हालत में दीपांशु अपने दिल की जुबान बोल रहा था। शायद होश में होते वो अपने जज्बातों को छुपा लेता, पर आज वह एक खुली किताब था जिसे अनामिका पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जब तक उनका साथ रहा, दीपांशु ने कभी भी इस तरह से खुलकर अपने दिल की बात अनामिका से नहीं की थी। वह अनामिका और कार्तिक के लिए अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा था। उसने अनामिका को कभी अकेला नहीं छोड़ा, हर वक्त उसके साथ खड़ा रहा, और कार्तिक के लिए तो वह पिता से बढ़कर था। यह इंसान आज वक्त के हाथों कितना मजबूर हो गया था। अनामिका खुद को कमज़ोर समझ रही थी, लेकिन ये इंसान तो अंदर से काफ़ी टूटा और बिखरा हुआ था। क्या सचमुच दीपांशु उससे इतना प्यार करता है? उसने तो कभी ख्वाब ही नहीं सजाए थे कि उसके वीरान जीवन में भी कोई इतना प्यार करने वाला उसे मिलेगा। दीपांशु ना जाने कितनी देर तक ऐसे ही बोलता रहा। अनामिका वीरान जीवन में रस घोलता रहा। आज पहली बार अनामिका ने कुछ खूबसूरत एहसासों को जिया था। नशे की हालत में किसी बच्चे की तरह दीपांशु बिस्तर पर सोया हुआ था। अनामिका ने धीरे से उसके जूते निकाले और उसे चादर उड़ाकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह उसके उठने से पहले अनामिका उसके कमरे में नींबू पानी रखाई थी। नींबू पानी देखते ही उसे कल रात की बातें याद आने लगी। कुछ याद थी, कुछ भूल चुका था, खुद की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। ना जाने नशे की हालत में अनामिका को क्या कुछ कहा होगा। नाश्ते के टेबल पर अनामिका का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जो एकदम नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कार्तिक उठते ही आंख मलते हुए सीधे दीपांशु की गोद में आ बैठा। दीपांशु ने एक बार फिर से अनामिका की नज़रों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अनामिका अपने काम में लगी हुई थी। दीपांशु, कल रात तुम्हें बहुत देर हो गई थी, कहाँ थे? वो हेड ऑफिस में कुछ काम ज़्यादा था। आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही काम नहीं कर रहे हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे घर के लोग घर का वक्त ऑफिस में गुजारें। अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान निकालो, परेशानी से भागने की ज़रूरत नहीं है। डेढ़ बात तो भाई से कर रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें मेरी तरफ थी। शायद वह मुझे भी सुना रहे थे। अब उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश छोड़ दी थी। भाई चुपचाप उठकर अपने कमरे में चले गए। तुम सिर्फ खाते रहोगे या अपने लिए कुछ काम भी ढूंढोगे? मुझे लगता है बढ़िया में तुम्हें अपने लिए कुछ काम ढूंढ लेना चाहिए। हर वक्त घर में बैठकर खाते रहना कोई अच्छी बात थोड़ी ही ना है। डैड ने आखिरकार मुझे निशाने पर ले ही लिया। हाँ, काम तो देख रहा हूँ, जल्दी ही कोई मन मुताबिक काम मिल जाए तो लग भी जाऊंगा। शुक्र है सही जगह पर दिमाग तो लगाया। अब सुबह-सुबह क्या शुरू हो गए? बच्चे को खाना तो ठीक से खा लेने दीजिए। खाने को कौन मना कर रहा है? लेकिन काम भी ज़रूरी है, वरना खाली दिमाग खुराफात की जड़ बन जाता है। डैड की बातों का मतलब मैं अच्छी तरह से समझ रहा था, लेकिन इस वक्त इग्नोर करना ही ठीक था। ऑफिस निकलने से पहले दीपांशु की निगाहें किचन में काम कर रही अनामिका पर रुकी हुई थी। वह अनामिका से अकेले में बात करना चाहते थे, लेकिन आज अनामिका ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। उसने खुद को काम में इस तरह से बिजी कर लिया था कि दीपांशु को मौका ही नहीं मिला उससे बात करने का। भाई, अगर आपको कोई परेशानी हो तो क्या आप मुझे रास्ते में छोड़ देंगे? एक इंटरव्यू है, ज़रा जल्दी पहुंचना था। ठीक है, आ जाओ, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। अब तो दीपांशु को बाहर जाना ही पड़ा। आज वह अनामिका से बात नहीं कर पाया। जब से इंडिया वापस लौटा था, डायना से बात नहीं हो पाई थी। आज बहुत दिनों बाद उसका फ़ोन आया, उससे बातें कर ही रहा था जब अनामिका चाय का कप रख कर चली गई। मैंने अपने रिश्ते और अफेयर को कभी किसी से नहीं छुपाया था, लेकिन आज न जाने क्यों अनामिका को देखकर मन में एक चोर उभरा था। डायना से अपना रिश्ता अनामिका से छुपाने का मन कर रहा था। मन कर रहा था कि अनामिका को अपनी सफाई दूं। अनामिका तो चली गई थी, लेकिन मन में कुछ सवाल घुमड़ने लगे थे। क्या मैं अनामिका के लायक हूँ? कहीं मैं अनामिका को लेकर कुछ ज़्यादा ही स्वार्थी तो नहीं बन रहा? जब वह मेरी थी तब मैं उसे छोड़कर चला गया, और अब जब वह भाई के साथ खुश है, उनके साथ रहना चाहती है, तो मैं फिर से वापस आकर उस पर अपना अधिकार और हक जता रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से अपने स्वार्थ के कारण मैं उसे दुख पहुँचा रहा हूँ? लेकिन अगर भाई उससे प्यार करते हैं तो मेरे आते ही अपनी जिम्मेदारी कैसे भूल गए? भाई भी बस डैड के डर की वजह से सब कुछ ज़बरदस्ती निभा रहे थे, वरना इतने दिनों तक उन्होंने अनामिका को अपनाया क्यों नहीं? दोनों का रिश्ता सिर्फ नाम का क्यों रह गया? गीता जी शाम की चाय पति के साथ बैठकर पी रही थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ कितना उलझ सा गया है। हमारे दोनों बच्चे इस लड़की के चक्कर में खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। जब से इस घर में आई है, हमारे लिए मुसीबत ही खड़ी की है। गीता जी, उस बेचारी के बारे में कम से कम तुम तो ऐसा ना बोलो।
तुम तो शुरू से जानती हो उसने क्या-क्या सहा है। अपने बच्चों की परवाह है, लेकिन उस समय तुम्हारी यह परवाह कहाँ गई थी, जब तुम्हारा ही बच्चा उसे बेबस छोड़कर चला गया था। आज अपने बच्चे पर तरस आ रहा है, लेकिन उस वक़्त उस मासूम बच्चे के आँसू तुमने नहीं पोंछे। आप तो हर वक़्त उस लड़की को लेकर बहस करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। अब अगर मेरी बातें इतनी ही बुरी लग रही हैं, तो ठीक है, मैं आपसे कोई बात ही नहीं करूँगी। काम से फुर्सत मिली तो कमरे में आ गई, लेकिन कल रात नशे की हालत में दीपांशु का इज़हार उसके दिलो-दिमाग पर अभी भी छाया हुआ था। दीपांशु के लिए उसके मन में क्या था, वह खुद भी नहीं जानती थी। लेकिन वह उसे अपना मसीहा समझती थी, जो हर मुसीबत की घड़ी में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा था। उस दिन गांव में जब उस पर लांछन लगाया जा रहा था, लोग पत्थर चला रहे थे। सभी उस भीड़ में शामिल थे, सहानुभूति रखने वाले भी और नफरत करने वाले भी। लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश नहीं की। सभी तमाशाबीन बने भीड़ में खड़े थे। उस वक्त तो उसे अपनी आंखों के आगे अपनी मौत ही नजर आ रही थी। बेटे की रोती आंखें, लाल सूजा चेहरा, उसका कलेजा छलनी हो रहा था। पर वह बेबस मजबूर थी अपनी मौत के इंतजार में। लेकिन अचानक से उस भीड़ को चीरते हुए दीपांशु का उसके सामने आना उसके जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आया था। और उसके बाद तो दीपांशु ने उस पर कभी भी अतीत की परछाई नहीं पड़ने दी। राघव से जब शादी हुई, उन्हें कभी देखा नहीं था, उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। पहली रात जब उसकी जाति और गुस्से का शिकार हुई, तो जाना कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। और उस पल को याद करके मन में इस रिश्ते के लिए घृणा सी उत्पन्न हुई। लेकिन जब दीपांशु ने मांग भरी और उसके बाद उसे जो इज्जत नसीब हुई, तब उसे सही मायने में इस रिश्ते की असलियत समझ में आई। बिना किसी स्वार्थ और अधिकार के दीपांशु ने उसे और उसके बच्चे की इस तरह से अपना लिया था, जैसे हम उन्हीं की जिम्मेदारी हैं। लेकिन अगले ही पल राघव की बातों को याद करके अनामिका का मन एक बार फिर से उदास हो गया। वह चाहकर भी दीपांशु को उसका प्यार और अधिकार नहीं दे पा रही थी। इस वक्त वह ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जहां रास्ता तो नजर आ रहा था, लेकिन वह अपनी सही दिशा तय कर पाने में असमर्थ थी। उसकी ज़िंदगी उसे किस मोड़ पर ले आई थी, यह वह भी नहीं समझ पा रही थी। दीपांशु आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। पिता की बातें और मन में चल रही उलझन ने ऑफिस में मन नहीं लगने दिया। गाड़ी पार्क की और चुपचाप अपने कमरे में आ गया। उसे अनामिका की आदत पड़ चुकी थी। दीपांशु ऑफिस से लौटने के बाद उसके हाथ की एक कप गर्मा-गर्म कड़क कॉफ़ी पीकर अपनी थकान उतारता था। अनामिका अपने दिल की बात भले ही दीपांशु को ना बता सके, लेकिन उसके प्रति उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ थी, वह उससे मुँह नहीं मोड़ सकती थी। दीपांशु कमरे में नहीं था, कॉफ़ी का मग रखकर लौटने लगी। अनामिका, रुक जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। अनामिका के कदम रुक गए। वह जानती थी दीपांशु उससे क्या पूछने वाला है। जी कहिए, कल रात नशे की हालत में मैंने तुमसे क्या बात की थी? क्यों, आपको याद नहीं? नहीं याद है, तभी तो तुमसे पूछ रहा हूँ। फिर रहने दीजिए, रात गई बात गई। मैं जानना चाहता हूँ मैंने तुमसे क्या कहा। ज़्यादा शराब पचा नहीं पाता मालूम है, फिर भी कल रात गुस्से में ज़्यादा पी ली थी, और फिर तुम सामने आ गई तो खुद को रोक नहीं पाया। देखो अनामिका, कल रात की बात और मेरी हरकतों को प्लीज़ भूल जाओ। मैं जानता हूँ राघव तुम्हारा पति है। अब मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं रह गया। जब अधिकार था तब भी मैंने तुम्हें कभी अपने रिश्ते के लिए मजबूर नहीं किया, और आज भी तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। मुझे कोई शिकायत नहीं। अगर तुम राघव के साथ रहना चाहो तो मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम जिसके भी साथ रहो खुश रहो। तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी अच्छी नहीं लगती। कुछ कहोगे नहीं? क्या कहूँ, सब कुछ तो आपने ही कह दिया। जब आप कहीं मुझ पर कोई अधिकार नहीं रह गया, फिर मैं किस अधिकार से आपसे कुछ कहूँ? रात के इजहार का जो खुमार अनामिका के सर पर सवार था, दीपांशु ने एक पल नहीं लगाया उस खुमारी को तोड़ने में। कितनी आसानी से अपने रिश्ते को नगण्य साबित कर दिया। पल भर नहीं लगाया अनामिका को खुद से दूर करने में। जिस गलतफहमी में अनामिका जी रही थी, वह गलतफहमी कितनी आसानी से दूर कर दी। अनामिका अपने आंसुओं को अंदर जब्त किए हुए वहां से चली गई। दीपांशु जानता था अनामिका के दिल को चोट पहुंचाई है, लेकिन इस वक्त और इस माहौल के लिए यही सही था। वो नहीं चाहता था कि अनामिका दोराहे में उलझकर एक बार फिर से अपनी जिंदगी को तमाशा बना ले। राघव आज भी उसका पति है, और इस लिहाज से समाज उनके रिश्ते को नाजायज ही ठहराएगा। अनामिका खुद से कोई कड़ा फैसला नहीं ले पाएगी। इसलिए खुद के दिल पर पत्थर रखकर दीपांशु ने अपना फैसला अनामिका को सुना दिया था। अब अनामिका को निर्णय लेना था कि उसे क्या करना है।
उसके लिए कौन सी दिशा सही रहेगी। दीपांशु की बातों को सुनकर अनामिका सीधा अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रो पड़ी। माँ को रोते हुए देखकर कार्तिक उठ गया। तब जाकर अनामिका ने खुद के आंसुओं को रोका और बेटे के साथ अपने टूटे दिल के एहसासों को भुलाने की कोशिश करने लगी। अभी कल रात ही तो दीपांशु ने उसे एक आस दी थी और उतनी ही बेरहमी से उस उम्मीद का कत्ल भी कर दिया। अनामिका राघव से नफरत नहीं करती थी, लेकिन प्यार भी नहीं कर पाई थी। रिश्ता जब तय हुआ तो उसके लिए कोई खास उम्मीद नहीं रखी थी और उसके बाद राघव का बिहेवियर देखकर अनामिका ने अपनी शादीशुदा जीवन के कोई ख्वाब भी नहीं सजाए। उसकी कोख में कार्तिक का आना भी एक हादसा ही था और उसके बाद उसने जो कुछ भी सहा वह उसके लिए नरक से कम नहीं था। और यह सब कुछ राघव के कारण हुआ था। राघव ने तो उसे इंसान ही नहीं समझा था और फिर इन विपरीत परिस्थितियों में उसके जीवन में दीपांशु का आना हुआ, जो खामोशी से उसके वीरान जीवन में उजाला बनकर आया था। और अब जब एक बार फिर से उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा था, तो राघव का इस तरह से वापस लौट आना और उस पर अपना अधिकार जताना, बनता हुआ सब कुछ एक बार फिर से उलझ सा गया। राघव की वजह से दीपांशु का पीछे हटना एक बार फिर से अनामिका को अपमानित कर गया था और अब बस बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अनामिका ने पहली बार अपने लिए कुछ कड़े फैसले लिए थे। दिल और दिमाग की जंग में इस बार वह खुद को हारता हुआ नहीं देख सकती थी। अनामिका जैसे ही राघव की चाय उसके कमरे में रखकर जाने लगी, राघव ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। आखिर कब तक अनामिका की खामोशी टूटने का इंतजार करता। राघव जी, मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो बता सकते हैं। जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ तुम एकदम खामोश हो, इसका क्या मतलब है? मैंने पहले जो किया या अब जो कर रहा हूँ, क्या तुम्हें इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कुछ तो कहना चाहिए, अच्छा या बुरा, क्या सही है और क्या गलत समझती हो? मुझे कुछ समझना नहीं है और अब मेरी खामोशी से आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है? खामोश तो मैं उस वक्त भी थी जब आपकी हैवानियत का शिकार हुई और अगली सुबह आप मुझे छोड़कर चले गए। जब उस वक्त कुछ नहीं कहा तो अब क्या कहूँ? अनामिका की बातों से राघव को ज़बरदस्त झटका लगा। राघव ने जिस बारे में सोचा नहीं था, अनामिका ने वही हकीकत का आईना उसके सामने रख दिया। वाकई उस रात उसने अनामिका के साथ जो किया वह नशे की हालत में उसकी हवस पूर्ति ही कही जाएगी। अगर अनामिका से परहेज था तो उसके साथ ज़बरदस्ती का संबंध क्यों बनाया? और तुम मेरी पत्नी होकर भाई के साथ जो अनैतिक रिश्ता जोड़कर बैठी हो, क्या वह सही है? राघव, प्लीज़ ऐसा कुछ मत कहिएगा जिसके लिए आपको पछताना पड़े। मेरा और दीपांशु जी का कोई अनैतिक रिश्ता नहीं है। आप मुझे जिस हालत में छोड़कर गए थे, दीपांशु जी ने वहाँ से निकलने में बस मुझे सहारा दिया। आपकी ज़िम्मेदारियों को अपने सर पर उठाया, जिसे आज आप अपनी पत्नी और बेटा कह रहे हैं। उस वक्त कहाँ थे जब हम माँ बेटे भरे समाज के बीच नरक भोग रहे थे? आज अगर मैं ज़िंदा हूँ और मेरा बच्चा सही सलामत है तो वह दीपांशु जी की वजह से है। बार बार अनामिका के मुंह से दीपांशु की तारीफ और उसका नाम सुनकर राघव का गुस्सा बढ़ रहा था। अनामिका ने तो उसका अपमान शुरू में ही उसकी हैवानियत का आईना दिखाकर कर दिया था। पुरुष मन अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता और वही राघव के साथ हुआ। राघव एक बार फिर से अपमान और गुस्से में धधकते हुए अनामिका का अपमान करने पर तुल गया था। औरत जब पुरुष के झूठे अहम को चोट पहुंचाती है तो पुरुष तिलमिला उठता है। आज गुस्से की ज्यादती के कारण राघव की भी हालत कुछ वैसे ही हो गई थी। राघव ने जैसे ही हाथ उठाकर अनामिका को मारना चाहा, दीपांशु बीच में आ गया। राघव, ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? हाँ भाई हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। ये औरत मुझे वैसे ही दरिंदा कह रही है। अगर उस रात मैंने कुछ किया भी तो अपनी पत्नी के साथ किया, फिर गलत क्या था? गलत वह था जो तुम उसे अकेला छोड़कर चले गए और फिर 4 सालों तक उसकी कोई सुध नहीं ली। लेकिन भाई, अब मैं अपनी गलती मान चुका हूँ, माफ़ी भी मांग चुका हूँ। अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। समाज के सामने इसका सम्मान और अधिकार वापस लौटाना चाहता हूँ। शोरगुल सुनकर इधर धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा होने लगे थे। बस अब और नहीं, मुझे किसी की सहानुभूति दया नहीं चाहिए। आप दोनों भाइयों ने मिलकर मुझ पर बहुत से एहसान किए हैं, लेकिन अब मुझे आप दोनों से कुछ नहीं चाहिए। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए जीना चाहती हूँ। मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती। आप दोनों ने मुझे इंसान समझा ही कहाँ। इस घर में एक बेजान खिलौने से भी ज़्यादा बुरी हालत मेरी हो गई है। एक ने शादी की, पति होने का हक लेकर चला गया। मेरी गलती क्या थी मुझे आज तक नहीं मालूम। दूसरे ने नया जीवन तो दिया, लेकिन भाई के प्रेम में मेरा त्याग कर दिया। नशे की हालत में दिल की बात जुबान पर आ गई, वरना मैं तो आज भी वही हूँ जहाँ पहले थी।
इस घर में मुझे शरण मिली, इस बात के लिए मैं आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन अब मैं दूसरों की मनमर्ज़ी से नहीं चलूँगी, नहीं होगा। राघव जी, क्या आपको लगता है कि आप मेरे पति होने का अधिकार रखते हैं? आपने जो मेरे साथ किया और जिस हालत में छोड़कर गए थे, उसके बाद भी आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको अपने पति होने का हक दूँगी? अनामिका ने अभी-अभी पूरे परिवार के सामने राघव को जो हकीकत का आईना दिखाया था, उसके बाद तो राघव सबके सामने खुद को नंगा महसूस कर रहा था। अनामिका के अंदर जो कुछ भी भरा था, आज अनामिका ने सब कुछ निकाल दिया था। मैं अपने जीवन का वह अंधियारा अतीत कैसे भूल सकती हूँ, जब मुझ पर सारे सारे लांछन लगाए गए जो मैंने कभी नहीं किया। मुझे उस बात की सज़ा दी गई जिसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मेरा वह काला अतीत आपकी वजह से बना, आप उसके ज़िम्मेदार हैं। आपको बद्दुआ नहीं दे सकती, लेकिन आपसे नफ़रत ज़रूर करती हूँ। आपने कैसे सोच लिया कि मैं दोबारा आपको अवसर दूँगी अपनी ज़िंदगी नर्क बनाने के लिए? आप पहले भी मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते थे और आज भी नहीं। आपके साथ बिताया वक्त मैं याद ही नहीं रखना चाहती। गीता जी पति और बच्चों की हालत देखकर आंसू बहा रही थी। इतने समय में अनामिका का यह रूप गीता जी ने पहली बार देखा था, लेकिन वह जो कुछ भी कह रही थी वह कहीं से भी गलत नहीं था। आज तो गीता जी को भी उसके दुखों का एहसास हो गया था। दीपांशु चुपचाप एक कोने में खड़ा अनामिका के सारे दोषारोपण सुन रहा था। गलती तो उससे भी हुई थी जिसकी कोई क्षमा नहीं थी। गुनहगार तो वह भी था अनामिका का। हिम्मत ही नहीं हुई उसकी अनामिका को चुप कराने की। राघव तो इस तरह अपमानित हो चुका था कि अब वह एक ही जगह पर जड़ हो गया था। आज की रात पूरे परिवार पर भारी गुजरी थी। अगली सुबह क्या होने वाला था किसी को नहीं मालूम था। अनामिका ने आज सुबह ही यहाँ से जाने का निर्णय ले लिया था। ये बात लगभग परिवार के सभी सदस्यों को पता चल चुकी थी। घर में सभी मौजूद थे राघव के अलावा। अनामिका ने जैसे ही ससुर के पैर छुए, उन्होंने रोते हुए अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। अनामिका अब किसी से कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। दीपांशु सब कुछ जानता था, लेकिन आज वह अपने कमरे से बाहर नहीं आया। कार्तिक की निगाहें हर तरफ दीपांशु को ढूंढ रही थी, लेकिन आज उसकी माँ ने उसके हाथों को बहुत सख्ती के साथ पकड़ा हुआ था। अनामिका ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाना चाहा, राघव उसके कदमों में बैठकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगा। अनामिका, तुम्हें ये घर छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। जाना तो मुझे चाहिए। मेरी गलतियों की सज़ा मेरे भाई को और मेरे परिवार वालों को मत दो। मेरी वजह से तुमने बहुत तकलीफ़ सही है, अब मेरी बारी है। मैं समझ चुका हूँ, ना ही मैं इस परिवार के लायक हूँ और ना ही तुम्हारे लायक। मैंने फ़ैसला ले लिया है, ये हमारे तलाक के कागज़ात हैं, मैंने साइन कर दिए हैं। अब तुम मेरी कैद से आज़ाद हो। उम्मीद तो नहीं कर सकता, लेकिन हो सके तो जीवन में मुझे माफ़ करने की कोशिश करना। राघव जा चुका था, उसने अनामिका को आज़ाद कर दिया था। बेटे के जाने पर गीता जी आंसू बहा रही थी, लेकिन बेटे ने जो किया था उसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही थी। दीपांशु भी कमरे से बाहर आ चुका था। कार्तिक तो उसे देखते ही दौड़कर उसकी गोद में पहुंच चुका था। गीता जी ने दीपांशु की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब वहां खड़े खड़े क्या देख रहा है, बहू को अंदर ले जा। दीपांशु ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, नहीं माँ जी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अगर आपके एक बेटे ने मुझे आज आज़ाद किया है, तो आपके दूसरे बेटे को मैं भी आज़ाद कर रही हूँ। इस घर पर मेरा बोझ उठाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। अनामिका की बातों को सुनकर दीपांशु को अनामिका के दर्द का एहसास अपने अंदर महसूस हो रहा था। अगले पल दीपांशु कार्तिक की उंगली पकड़े अनामिका के कदमों में बैठा हुआ था। कितना शर्मिंदा करोगी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अपनी गलती के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मुझ पर बोझ नहीं हो, मेरा प्यार हो। मैं ही जानता हूँ कि तुम्हारा दिल दुखाकर मैंने कितनी तकलीफ सही है। कार्तिक मेरी ज़िंदगी हो और तुम मेरी सांसें, तुम दोनों के बिना अब जीना संभव नहीं है। अगर जाना ही है तो मेरी मौत के बाद इस घर से कदम बाहर निकालना। मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। वादा करता हूँ इन आंखों में अब कभी आंसुओं के लिए जगह नहीं होगी। अनामिका की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, एक टूटे हुए दिल के धीरे धीरे जुड़ने की शुरुआत थे। उसने धीरे से कार्तिक को गोद में लिया और फिर बिना कुछ कहे दीपांशु को देखा। दीपांशु की आंखों में पछतावे की आग और सच्चे प्रेम की लौ साथ साथ जल रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद अनामिका ने कांपते हाथों से दीपांशु को गले से लगा लिया, जैसे बरसों की पीड़ा, शिकायतें और टूटे रिश्तों का दर्द एक ही पल में बहकर खत्म हो गया हो। इस बार अनामिका ने माफ़ नहीं किया था, बल्कि एक नया रिश्ता शुरू किया था। भरोसे की नींव पर घर के कोने कोने में सन्नाटे की जगह उम्मीद की आवाज़ गूंजने लगी थी। दीपांशु, अनामिका और कार्तिक तीनों ने उस दिन एक दूसरे को फिर से पा लिया था। अब ना कोई कैद थी, ना कोई दर्द, बस एक नई शुरुआत थी, सच्चे प्यार की, विश्वास की और